पर्पस के लिए अलग अलग कई ताकतवर शक्तिशाली हथियार हैं और हम लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं खुद को, हर दिन खुद को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उधर पाकिस्तान है जो झूठी कहानियों गढ़ने से तौबा ही नहीं कर रहा है। वो हर दिन एक झूठी कहानी गढ़ता है, लोगों के सामने रखता है। वो खुद को एडवांस नहीं कर रहा है, वो खुद को और पछाड़ रहा है आज भारत के मुकाबले। और उसमें देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा भार्गवास्त्र के बारे में एक दो बातें बताऊंगा। एक तो नाम, ये ऋषि भृगु से प्राप्त हुआ था भगवान परशुराम को, और इस अस्त्र, ये बहुत घातक विनाशकारी अस्त्र था। और इस अस्त्र की ये खासियत थी कि ये तमाम ग्रहों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। और वो ग्रहों के साथ ही, उसी के साथ जो हमने देखा है कि ये बहुत बड़े स्टॉर्म ड्रोन्स को एक साथ नेस्त नाबूद करने में, उनको काउंटर करने में काबिल है। इसलिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस नाम का चुनाव किया गया है। आजकल हम नाम बहुत अच्छी तरह से चीज चुन रहे हैं। ये ग्रहों को करता था और ये ड्रोन्स को करेगा। देखिए, दो चीजें होती हैं जब ड्रोन फायर होते हैं, तो वो उनका जो 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 रेडार इमेज है वो बहुत कम होती है। इसका जो रेडार है वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो छोटे से छोटे रेडार सिग्नेचर को पकड़ करके और उनको न्यूट्रलाइज करवा सकता है। पॉइंट नंबर वन, जैसे झा साहब ने पूरी तरह से अच्छी तरह समझा दिया है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये वर्सेटाइल वेपन है। और ये वर्सेटाइल का मेरा मतलब ये है कि 5000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई तक ये काम कर सकता है सुचारू रूप से। इससे हम इसको किसी भी टेरेन में, शायद सियाचिन ग्लेशियर को छोड़ के पूरे भारतवर्ष में किसी भी टेरेन में इसको हम ड्रोन के खिलाफ डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमको दे सकता है। देखिए, आज की परिस्थिति में जिस प्रकार के युद्ध हर जगह हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप रशिया और यूक्रेन की बात कर रही थी, हर जगह एक स्वॉर्म ड्रोन का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है। वो एक बहुत जबरदस्त थ्रेट है आज की तारीख में, और बिल्कुल रियल थ्रेट है। और ये थ्रेट हमने 8 और 9 मई को इसको देखा है हमने, लेकिन हम उसको पूरी तरह से काउंटर करने में कामयाब रहे। अब इस प्रकार का ये एक और अस्त्र आ जाएगा जब इसके बिना हम पूरी तरह से उनके 400-500 ड्रोन्स का एक साथ अटैक हुआ है उसको काउंटर कर पाए हैं, तो इसके साथ वो और पुख्ता हो जाएगी हमारी एयर डिफेंस। देखिए, आपको आवश्यकता, जब भी आप एयर डिफेंस की बात करते हैं, तो आपको एक ऐसी जबरदस्त इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की एक ग्रिड का, मल्टी लेयर्ड ग्रिड की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी प्रकार का आसमानी जो विपदा अगर आ रही है तो उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई वेपन सिस्टम वहां पर हो, और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगी हुई हो, ताकि कोई ना कोई उसको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास रेडार सिस्टम हो। और हमने इस बार यही सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की थी कि हम, मेरे ख्याल से सर क्रीक से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक एक बहुत बेहतरीन इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक फेंस बनाने में काबिल रहे थे कि कोई भी एरियल जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे तरफ बिना डिटेक्ट हुए नहीं आ पाया, पहली बात। और उसके अलावा हमने एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड, जिसमें छोटे से छोटा एयर डिफेंस वेपन, जो कि इन्फेंट्री बटालियन के पास शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस गन्स हैं, उनसे लेकर के इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट तक, सबको एक ब्यूटीफुल ग्रिड में इंटीग्रेट किया था। तो अब आपके पास आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन बिल्कुल हो गया, और उसके तुरंत बाद कोई ना कोई वेपन सिस्टम कहीं ना कहीं हर जगह आपको मौजूद मिला, जो कि इनको इफेक्टिव तौर पे इनको काउंटर कर पाया। तो ये मेरा मानना है कि ये जो भार्गवास्त्र है ये बहुत इफेक्टिव इसके टोटल इसके बीच में सिद्ध होने वाला है, और इसकी वर्सेटैलिटी से। और ये जो रॉकेट्स हैं, ये देखिए, एक चीज हमको बहुत जरूरी समझनी है रचना, और वो चीज ये है कि अब हमको अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। और ये जो एंटी एयर डिफेंस जो हमारा सिस्टम है, ये पूरी तरह से इंडिजिनसली बिल्ड, और ये तीनों फोर्सेस को, पानी से फायर हो सकता है, आसमान से फायर हो सकता है, और ग्राउंड से फायर हो सकता है। तो हमारा जो इंडिजिनस एयर डिफेंस ग्रिड जो तैयार होता चला जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम पूरा 100% इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग और एयर डिफेंस जो ग्रिड तैयार है वो अपने इंडिजिनस वेपन्स के साथ कर पाएंगे। आपको अगर याद हो तो आज से करीब 11-12 साल पहले उस समय के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहीं कोई ये बात उठाई थी कि भारत के पास एयर डिफेंस हथियारों की कुछ कमी है। आज पिछले 10-12 सालों में इस बात को समझा गया कि अगर हमें सक्सेसफुल डिफेंसिव बैटल या सक्सेसफुल ऑफेंसिव बैटल लड़नी है, तो हमको एयर डिफेंस बहुत आवश्यक है। हमको चाहे वो काउंटर एयर हो या नीचे छोटे से छोटा एयर हथियार हो, तो एयर डिफेंस को हमने बहुत मजबूत किया है पिछले 10-12 सालों में, और बिल्कुल मिशन ओरिएंटेड
रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कार्रवाई की गई है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब हमने आर्मी और सिविल का एक कॉम्बिनेशन बना करके और इस इतने जबरदस्त हथियार को हम बना पाए हैं। और बिल्कुल। इनके अभी ट्रायल्स होंगे और जैसे मैंने और ये कहा हथियार कि कुछ एक समय ही में। पर्पस के लिए अलग अलग ताकतें भारतीय सेना के पास में है। वीएन झा सर, अनुज माथुर सर, एक सवाल मेरा जिस पर दोनों का ही रिएक्शन मैं चाहूंगी। जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट को छोड़कर, अपनी चौकियों को छोड़कर भागते हुए नजर आए, कुछ अपना काम छोड़कर कलमा पढ़ते हुए नजर आए, कुछ रोते हुए नजर आए, कुछ के इस्तीफा देने की खबर अलग अलग वजहों से, कुछ छुट्टी पर जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। क्या एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज में कि यहां तो टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ रही है, एक ही पर्पस के लिए कई कई ताकतें हमारे पास मौजूद, और उधर तो एयर डिफेंस सिस्टम तक काम नहीं किया। आम लोग से लेकर खास लोग पूछ रहे हैं कहां थी हमारी फौज। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ये काफ़ी क्रेडिबल होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। लेकिन फिर भी हेयरसे पे ना जाएं कि कितने लोग छोड़ के भागे, कितने लोग नहीं छोड़ के भागे। ये हमने जब बीएलए का अटैक हुआ था पाकिस्तानी सेना पे, तब भी हमने सुना था कि लगभग 2,500 लोग उसके एकदम निकल गए, वो भाग गए सिर्फ। उन्होंने रेजिग्नेशन भी देना नहीं चाहा, वो सिर्फ फरार हो गए। तो ये चीजें होती हैं कि लोगों के सेना के मानसिकता पे पड़ती है। जब भी उसके ऊपर में ऐसा प्रहार होगा जो कि जिसका कि काट सेना के पास में नहीं है, तो ऐसे लोग जो कि खास करके पैसे के लिए या खाना उनको वहां पे सेना में मिलता है इसके लिए आते हैं, वो देशभक्ति के लिए नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जरूर भागेंगे वहां पे। लेकिन रचना जी, एक छोटा सा मेरा भारत सरकार से या भारतीय सेना से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक ना सोचें। हाँ। ये जो ड्रोन सिस्टम आया था, चाहे वो टर्की का हो चाहे चाइना का हो, एकदम ठीक। तो जो चीजें हमने देखी हैं, जिसको हमने गिराई है, तो बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन मैंने आपको कहा था जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टेबल पे, तब किसी ने किसी लैब में किसी न किसी ड्रोन में वैल्यू एडिशन चल रहा होगा। तो इसीलिए हम आगे की सोचें कि आगे के दिन में ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आमूल चेंजेस होने वाले हैं दुश्मन के ड्रोन सिस्टम में, जिसको कि हमें फेस करना होगा। और यहीं पे आता है कि सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं, हमारे लिए पूरा एलओसी। मैं समझ गई, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का ही ना सोचें, आगे टू फ्रंट वॉर यानी कि पाकिस्तान और चीन के लिहाज से भी सोचें। और बांग्लादेश में भी पिछले दिनों हालात बदले हैं, तो आगे भारत के लिए चुनौतियां अलग अलग तरीके से होने वाली हैं। और इसीलिए हर दिन भारत की जो फौज है वो अपनी ताकत